Hello everybody. So today we are in the next level of Java tutorial. अभी हमने Java बेसिक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया. ओके मेरे पीछे के ट्यूटोरियल्स में आपको जावा का पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर दिया. बट नाउ इट्स टाइम टू बिकम सीरियस. थोड़ा सीरियस बनने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से हम एक्चुअल जावा शुरू कर रहे हैं. जावा बेसिक के मैंने आपको जितने भी ट्यूटोरियल्स दिए वो सब कंसेप्ट ऐसे हैं जो सभी लैंग्वेज में कॉमन है. मगर अभी के जो कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो स्पेशली जावा के हैं और इसलिए जावा फेमस है. वो हम सीखने जा रहे हैं. एंड द टुडेज टॉपिक इज द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का जो मेरे ट्यूटोरियल्स थे वो चैप्टर के सभी ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको जावा का आउटलाइन दिया था, ओवरव्यू दिया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का ओवरव्यू दिया था. But in this tutorial, just I am going to explain what is class exactly, what is object, how to create a class, how to create an object, what is the role of object, ऑब्जेक्ट का रोल क्या है, क्लास कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से हम क्लास के मेंबर का यूज कैसे करेंगे, उसका डिटेलिंग करना है ये ट्यूटोरियल में. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जावा के प्रोग्राम में क्लास और ऑब्जेक्ट के बिना कोई प्रोग्राम होगा ही नहीं. तो अगर ये नहीं समझ में आया तो समझ लो कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम. तो बी सीरियस, बी केयरफुल, बी विथ मी, मेरे साथ रहिए, पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करिए. ठीक है, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जिससे वो एकदम इजी हो जाए. ओके. सो मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको जावा के पीछे के ट्यूटोरियल और आगे जो मैं ट्यूटोरियल देने वाला हूँ सब आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन जावा. ध्यान से समझना है, एकदम आसान है मगर अगर आप समझेंगे तो. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हम क्लास को फोकस करते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली द क्लास मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है तो थोड़ा सा रिपीट करके फिर उसको एडवांस में ले जाएंगे आज. तो एक क्लास कंटेन्स बोथ डेटा, ओके, एंड प्रोग्राम कोड यानी कि मेथड्स. आपको पता है इससे पहले भी मैंने आपको जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का चैप्टर सिखाया था क्लास 12 का, अगर आपने नहीं चेक किया तो प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल में है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब ट्यूटोरियल चेक करना जरूरी है. अगर नहीं चेक किया तो चेक करके फिर अगर ये ट्यूटोरियल देखोगे तो इस मे बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आप उसको आसानी से समझ सकते हो. तो जैसे कि आपको पता है कि क्लास कंटेन्स बोथ डेटा एंड एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स दोनों, यानी कि डेटा को भी रखता है और मेथड को भी रखता है. क्लास के पास दोनों होता है. एंड क्लास डायग्राम में मैंने आपको सिखाया भी है कि तीन पार्ट है, क्लास नेम, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स. अभी क्लास कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट में, मतलब यही ट्यूटोरियल में आगे. पहले हम देख लेते हैं कि क्लास क्या है, थोड़ा बेसिक वापस रिफर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. So when designing a software, we should divide the entire application into a simple components that perform logically related tasks. यानी कि क्या एक्चुअली सिचुएशन है कि बड़े एप्लीकेशन को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अगर रिलेटेड टास्क में डिवाइड कर ले और फिर उसको अगर हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा. इजी टू मॉडिफाई द प्रोग्राम, इजी टू हैंडल द प्रोग्राम, एकदम आसान हो जाएगा. ना कि एक ही क्लास बनाओ और उसके अंदर 2 पेज या 3 पेज या 4 पेज के आप प्रोग्राम बना लो. अगर ऐसा आपने बनाया तो भगवान ही बचाए क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल करने का. और अगर एरर आ गई तो बात ही जाने दो. इसलिए बड़ा जो बड़ी एप्लीकेशन होती है तो उसको रिलेटेड टास्क के हिसाब से अलग अलग क्लास में डिवाइड करके हम पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा हैंडल करना और ज्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए. इजी टू हैंडल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है यार. इसीलिए क्लास का इंट्रोड्यूस हुआ है कि आपके जावा के प्रोग्राम में एक ही क्लास हो ऐसा जरूरी नहीं है. एंड टू मेक अवर प्रोग्राम इजियर वी मेक मोर क्लास. और हर क्लास को एक अपनी अपनी ड्यूटी हम दे देंगे, काम दे देंगे और वो क्लास वो काम करेगा. ठीक है. तो एक क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर फीचर्स. ये भी एक ध्यान रखना है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इज हेल्पफुल इन द एग्जाम आल्सो. ओके, ए क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. एक टेम्पलेट है जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हाँ, मगर सभी ऑब्जेक्ट्स के फीचर्स जो है वो सिमिलर होंगे. ओके, एक क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हम बना सकते हैं. ठीक है, हाँ, बट द फीचर्स आर शुड बी सिमिलर. Okay, so now going ahead and in that we are going to learn how to create a class.
इन जावा ए क्लास इज डिफाइंड यूजिंग द क्लास कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड यूज करना है थोड़ा सा मैं उसको हाईलाइट करूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाए। एंड बेटर यू नोट डाउन द मेन पॉइंट्स इन योर नोटबुक ऑल्सो बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी कुछ रिवाइज करना हो तो नोटबुक से आप आसानी से कर सकते हो, या तो लिखो जिससे आपको याद रह जाए। कौन सा कीवर्ड यूज होता है? क्लास। ओके, हाउ टू राइट? द स्ट्रक्चर इज हियर। फर्स्ट यू राइट क्लास कीवर्ड आपने लिख लिया, देन स्पेस, देन यू गिव एनी नेम टू योर क्लास। क्लास को कोई एक नाम देना है आपको। ओके, देन स्टार्ट द कर्ली ब्रैकेट। आपका कर्ली क्लास शुरू होने के लिए स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लास को खत्म करने के लिए क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होता है। एंड इन बिटवीन यू राइट द वेरिएबल्स दैट यू वांट टू यूज एंड द मेथड्स। ओके, आपको पता है कि क्लास के पास दोनों है, वेरिएबल्स भी है और मेथड्स भी है। सो इनसाइड द क्लास यू मेंशन द वेरिएबल्स दैट यू वांट टू यूज एंड डिक्लेयर द मेथड्स आल्सो, यानी कि जो जो काम आपको देना है वो मेथड में आप दे दो और वो काम करने के लिए जो वेरिएबल की जरूरत है वो वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। तो क्लास स्पेस क्लास नेम और उसका पूरा ग्रुप बनाने के लिए ब्लॉक बना दो कर्ली ब्रैकेट से और उसके अंदर आपको पूरी चीज लिखनी है। तो इस तरह से क्लास बनता है। ओके, आज मैं आपको एग्जांपल भी बताने वाला हूँ। पहले मैं पूरी थियरी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्लास क्या है, क्लास को कैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, एंड देन आई एक्सप्लेन वन प्रोग्राम। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रोग्राम इजी है। आज मैं सिर्फ थियरी में ही प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिकली में इसका अलग से ट्यूटोरियल दूंगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरा इसका रिलेटेड सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, वो अलग ट्यूटोरियल है। आज मैं थियरी में आपको एक प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा दैट यू आर एबल टू ट्राई बाय योर ओन वे। आप अपने घर पे भी मोबाइल पे वो प्रोग्राम भी ट्राई कर सकते हैं, मगर वो बहुत बड़ा है। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहिए, जिससे मेरे ट्यूटोरियल अपने आप आपको मिलते रहे। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो नाउ वी नो हाउ टू क्रिएट a class. So every class we write in a Java is generally made up of two components. जैसे कि यहाँ पे दो components है। कोई भी क्लास हम बनाते हैं तो जनरली दो कंपोनेंट से बनता है। वन इज एट्रीब्यूट दैट मींस द वेरिएबल्स एंड द अनदर वन इज बिहेवियर दैट मींस द मेथड्स। एट्रीब्यूट क्या है, बिहेवियर क्या है, वो मैंने जावा बेसिक प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में भी आपको बताया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो देखो, ठीक है, मेरी चैनल में चेक कर लो। ओके, तो एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड बाय वेरिएबल। नहीं देखा है तो भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कि जो वेरिएबल्स है उसको हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे और जो मेथड है वो हमारी है बिहेवियर। तो बिहेवियर इज डिफाइंड बाय द मेथड्स एंड मेथड्स आर यूज्ड टू एक्सेस और मॉडिफाई द, यानी कि जो वेरिएबल हम बना रहे हैं वो अल्टीमेटली यूज कौन करने वाला है? मेथड, क्योंकि हम मेथड में ही जो जो टास्क परफॉर्म करने हैं वो स्टेटमेंट हम मेथड के अंदर लिखेंगे। ओके, तो ये बात हो गई पूरी क्लास की। दिस इज जस्ट अ डिस्कशन ऑफ द क्लास एंड नाउ वी फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट। हम अभी ऑब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली? तो पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के तीन स्टेप है। ओके, वी हैव थ्री डिफरेंट स्टेप्स वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। वन बाय वन हम सभी के सभी स्टेप्स को देखेंगे। तो वेरी फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज द डिक्लेरेशन। सबसे पहला स्टेप है डिक्लेरेशन। ओके, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, हाउ टू डिक्लेयर दैट वी सी नाउ हियर। कैसे डिक्लेयर करना है? ए वेरिएबल, ओके, a variable name of type class is declared with, ultimately object is nothing but a one variable of type class। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इंटीजर ए, सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीजर ए, जैसे कि मेरा आपको पता है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, ये है डेटा टाइप इंटीजर ए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर ए सेमीकोलन सपोज, तो ए इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, ये इनबिल्ट डेटा टाइप है। मगर कोई क्लास है, मान लो कि एक क्लास है रूम, जिसका मैं एग्जांपल यहाँ पे देने वाला हूँ। आज आपको बाद में लास्ट में मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सपोज ये रूम नाम का एक क्लास है और मैंने रूम स्पेस, ठीक है, R1। तो R1 भी एक वेरिएबल हुआ, मगर वो किस टाइप का हुआ? रूम क्लास का हुआ। सो द वेरिएबल ऑफ टाइप पर्टिकुलर क्लास, अगर कोई वेरिएबल कोई पर्टिकुलर क्लास टाइप का है तो उसको वेरिएबल नहीं कहेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे उसको। तो ऑब्जेक्ट को भी इसी तरह से डिक्लेयर करना है, जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int स्पेस a, उसी तरह से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे डेटा टाइप में यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लास का नाम यूज करना है। ये डिफरेंस है, डिक्लेरेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास इज
इनडायरेक्टली कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे वही है, क्लास का नाम लिखो, स्पेस वेरिएबल का नाम लिखो। यहाँ पर मैंने यही किया है कि रूम नाम का मेरे पास एक क्लास है सपोज, तो रूम क्लास का नाम लिखा, स्पेस वेरिएबल का नाम लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया R1। ओके, सो डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल डज नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अभी ये जो डिक्लेरेशन हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने बोला 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। एक स्टेप हो गया डिक्लेयर करना, नाउ वी नीड टू फॉलो द सेकंड स्टेप टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा स्टेप फॉलो करना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्योंकि डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे वेरिएबल तो बन जाता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो ना तो वेरिएबल बन भी जाता है, मगर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने पर ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। ओके, तो इन जावा नो वेरिएबल कैन एवर स्टोर एन ऑब्जेक्ट। कोई वेरिएबल ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं कर सकता। अगर ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है तो सामने दूसरा ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। ओके, यानी कि सामने की टक्कर बराबरी की होनी चाहिए। एक वेरिएबल हल्का फुल्का सा आदमी कोई भारी आदमी को नहीं पकड़ सकता। यहाँ पे ऐसा ही बात हो गई, वेरिएबल वेरिएबल को होल्ड कर सकता है और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग द क्लास टाइप कैन ओनली स्टोर ए रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। रेफरेंस मतलब एड्रेस, उसका सिर्फ रेफरेंस ले सकता है। So variable of class type are also referred to as a reference variable. You be careful, ये सब point note down कर लो, is very important for your exam. Okay, so variable of class type are also referred to a reference variable, or we can say the instance variable. उसको instance variable भी कहते हैं, reference variable भी कहते हैं। ठीक है, जो variable class type का है उसको हम reference variable कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, उसमें R1 जो है वो रेफरेंस वेरिएबल हुआ बिकॉज इट रिफर्स टू विच क्लास। वो किसको रिफर कर रहा है? रूम क्लास को रिफर कर रहा है। R1 इज अ रेफरेंस वेरिएबल एंड इट टेक्स द रेफरेंस ऑफ रूम क्लास। ठीक है, नाउ वी गो अहेड एंड डिटेल सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हो गया डिक्लेरेशन। सेकंड स्टेप क्रिएट करेंगे, मेमोरी एलोकेट करेंगे। फर्स्ट स्टेप ओवर, सेकंड स्टेप इज इंस्टेंशिएशन। ओके, इंस्टेंशिएशन मतलब मेमोरी एलोकेट करना। ये स्टेप में आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट तो हो गया, मगर कोई भी चीज हम नई ऐड करते हैं तो इट ऑक्यूपाइड सम मेमोरी। ओके, ऑक्यूपाइड सम बाइट्स इन ए मेमोरी, कुछ जगह तो चाहिए उसको। तो जब तक उसको मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे, मेमोरी नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे, तब तक वो बनने वाला नहीं है। और यही काम हमको ये सेकंड स्टेप में करना है। और that work we are able to do it by using new keyword। कौन से कीवर्ड से? न्यू कीवर्ड। कीवर्ड न्यू is used to create the object by allocating a memory। अभी ऑब्जेक्ट बनने वाला है, जैसे ही हम मेमोरी एलोकेट करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। डिक्लेयर तो कर ही दिया है, अभी क्रिएट भी हो जाएगा, मगर उसके लिए हमको मेमोरी एलोकेट करनी है और वो हम एलोकेट कर सकते हैं न्यू कीवर्ड से। ओके, so using new keyword we can create an object। Operator new allocates the memory for an object and return the address of the object for the later use। और कोई भी जगह होती है तो उसका एड्रेस होता है। अगर मैं कोई जगह पे रहता हूँ तो मेरा भी कोई एक एड्रेस है, आप जिस जगह पे रहते उसका भी कोई एड्रेस है। तो उसी तरह से ऑब्वियसली व्हेन ऑब्जेक्ट इज यूजिंग सम मेमोरी, कोई जगह यूज करता है तो उसका भी एड्रेस है, और वो एड्रेस कंप्यूटर को दिया जाता है बाकी बाद में यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन बीइंग की लाइफ के साथ काफी मिलता जुलता है। आप कंप्यूटर को ज्यादा सीरियसली लेते हो, मतलब क्या है कुछ नहीं, बट हमने ही कंप्यूटर को बनाया है, हमने ही जावा लैंग्वेज को बनाया है, तो उसमें कंसेप्ट भी ऐसे ही होंगे जो हमारे साथ मिलते जुलते हैं, और इसी वजह से हम ये सब चीज को आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम रियल लाइफ के साथ कंपेयर करेंगे ना, देन वी एंजॉय दिस कंप्यूटर वेरी इजी। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि उसका एड्रेस जो है वो रिटर्न किया जाएगा बाद में यूज करने के लिए। तो रेफरेंस इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड। यानी कि रेफरेंस क्या है? मेमोरी, यानी कि जिस मेमोरी पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसका एड्रेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोर जहां पे हुआ है उसका एड्रेस, वही उसी को हम रेफरेंस कहते हैं। एंड देयर इज अ स्पेशल पोर्शन ऑफ मेमोरी कॉल्ड द हीप वेयर द ऑब्जेक्ट्स लाइव। ये ध्यान रखना, हीप किसको कहते हैं?
इज ए स्पेशल पोर्शन ऑफ द मेमोरी, मेमोरी का एक ऐसा हिस्सा जहां पे ऑब्जेक्ट लाइव रहता है और वो एरिया को कहते हैं हिप। ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये सब चीजों को, और एकदम धीरे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, हीप इज नथिंग बट ए स्पेशल पार्ट ऑफ द मेमोरी इन विच द ऑब्जेक्ट्स लाइव, जहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हिप कहते हैं। मेमोरी का जो एरिया जहां पे ऑब्जेक्ट लाइव है वहां पे उसको हिप कहते हैं। ओके, नाउ अगेन द थर्ड स्टेप, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, डिक्लेरेशन हो गया, इंस्टेंशिएशन हो गया, एंड नाउ द थर्ड वन इज द इनिशियलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियलाइजेशन? इनिशियलाइजेशन क्या मतलब? टू डिसाइड द स्टार्टिंग वैल्यू, शुरुआत की कीमत डिसाइड करना, यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पास शुरुआत में क्या होगा, क्या लेके वो आएगा। इनिशियलाइजेशन मींस द स्टार्टिंग वैल्यू, और उसके लिए स्पेशल मेथड यूज की जाती है इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को, और उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। उसका डिटेलिंग हम पूरा सीखेंगे, उसका एक पूरा ट्यूटोरियल अलग से बनाऊंगा मैं, स्पेशल फॉर कंस्ट्रक्टर। अभी तो हम ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, इज कॉल्ड टू इनिशियलाइज द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि एक स्पेशल मेथड जो है उसको कॉल की जाएगी, जिसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। When an object is created, in addition to allocating the memory, a special method called constructor is executed to perform the initial task. यानी कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है, क्रिएट होता है, तो कुछ टास्क करने के लिए अपना क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर और कुछ नहीं, एक स्पेशल मेथड है। एग्जैक्टली क्या है उसका एक पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बाद में दूंगा। ओके, बी विथ मी, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी चैनल के साथ बने रहिए प्रतीक सर ऑनलाइन। ओके, नाउ हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये तीनों थियरी को तो सीख लिया, लिखना कैसे है वो तो मेन देखना है। तो सिंपली पहले उसको डिक्लेयर करो। यहाँ पे डिक्लेरेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या किस तरह से किया करना था, मैंने आपको लिखा रूम। ओके, मैं डिक्लेयर करके दिखाता हूँ आपको, रूम, ठीक है, R1, यहाँ पे स्मॉल में लिखा है तो यहाँ पर भी स्मॉल में लिख देता हूँ, रूम R1। तो ये डिक्लेरेशन हो गया फर्स्ट लाइन। ओके, ये सेकंड लाइन, R1 इज इक्वल टू न्यू रूम। ये दो लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट एंड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये डिक्लेरेशन के लिए रूम R1 तो डिक्लेयर हो गया कि भाई R1 इज अ टाइप ऑफ रूम, यानी कि R1 इज अ रेफरेंस ऑफ रूम। एंड नाउ द सेकंड स्टेप, वी नीड टू एलोकेट द मेमोरी, मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी न्यू कीवर्ड से। तो कैसे लिखना है? R1 इज इक्वल टू न्यू रूम, और यहाँ पे पीछे ब्रैकेट करना कंपलसरी है। ओके, क्योंकि ये रूम कंस्ट्रक्टर होगा, जैसे कि यहाँ पे आया ना इनिशियलाइजेशन, ये थर्ड स्टेप हो गया, ये न्यू कीवर्ड सेकंड स्टेप हुआ, ये कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन थर्ड स्टेप हो गया दूसरी लाइन में। तो प्रिंथेसिस यानी कि ब्रैकेट आर इंपोर्टेंट, ब्रैकेट करना ही करना है, उसको खाली मत छोड़ना, मतलब डोंट लीव देम ऑफ, ये ब्रैकेट के बिना मत लिखना इसको, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। विथ एम्प्टी ब्रैकेट विदाउट आर्ग्यूमेंट ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, यानी कि ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ आपने नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कॉल होगा, यानी कि नथिंग, ऐसा हम मान के चलते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं होता है, जस्ट क्रिएट होता है विथ ब्लैंक वैल्यू। ओके, अगर कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो ब्लैंक वैल्यू के साथ वो क्रिएट होगा। ओके, इट इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग द डिफॉल्ट वैल्यूज। अगर कोई दूसरी वैल्यू अगर आप ब्रैकेट के अंदर मेंशन करते हो तो ऑब्जेक्ट उस वैल्यू के साथ बनेगा जो आपने ब्रैकेट के अंदर मेंशन की हुई है, वरना ब्लैंक वैल्यू के साथ क्रिएट होगा। द ब्रैकेट कैन कंटेन आर्गुमेंट दैट डिटरमाइन द इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आया ना, ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी कुछ लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू मानी जाएगी। मैं आज जो आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्टली है ये, इसलिए बने रहिए मेरे साथ एंड तक, क्योंकि एंड में ये सभी थियोरी का प्रोग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दिस इज पॉसिबल बाय यूजिंग द यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, जो मैंने बात की वो। ऑब्जेक्ट को और डिटेलिंग करते हैं थोड़ा सा। इन जावा व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नो मोर नीडेड, अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो मेमोरी क्लेम बैक फॉर रीयूज। अगर ऑब्जेक्ट का फर्दर यूज नहीं है तो वापस उसी को उसको एलोकेट की हुई मेमोरी का रीयूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग लाइन लिखने की जरूरत नहीं मेमोरी खाली करने के लिए। No need a separate line to
keep the memory blank. So Java has a garbage collector that looks for unused object and reclaims the memory that those objects are using. We do not need to do any explicit freeing of memory. वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला, कुछ नहीं है. जावा के पास गार्बेज कलेक्टर है जो देखता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट अनयूज्ड है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अनयूज्ड है तो उसकी मेमोरी का रीयूज करने के लिए फ्री की जाती है ऑटोमेटिकली. हमको फ्री करने के लिए अलग से कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये जावा खुद करता है, बिकॉज जावा हैज एन गार्बेज कलेक्टर. ओके. In OOP, in object oriented programming, creating object is also called object instantiation, जो मैंने अभी आपको कहा. An instance for an object is created by allocating a memory to store the data for that object. इसलिए मैंने आपको कहा ना कि ऑब्जेक्ट क्रिएट तभी होता है जब हम उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे, और मेमोरी एलोकेट करेंगे तभी तो उसके अंदर डेटा स्टोर होगा ऑब्जेक्ट का. ओके. एन ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू ए क्लास, ध्यान से वन मोर डेफिनेशन आ रही है ऑब्जेक्ट की. एन ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग्स टू ए क्लास इज सेड टू बी एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास. यानी कि ऑब्जेक्ट जो क्लास का बिलोंग करता है उस ऑब्जेक्ट को उस क्लास का इंस्टेंस कहते हैं. अभी इंस्टेंस मींस परछाई. जैसे कि मैंने लिखा रूम R1, अभी मैंने लिखा ना इससे पहले रूम R1 लिखा, तो R1 इज एन इंस्टेंस ऑफ रूम क्लास, क्योंकि वो किसकी परछाई हो गई, अभी रूम क्लास की परछाई हो गई. रूम जो है, रूम के पास जो है वो R1 के पास होगा. क्लियर. और इसलिए उसको दूसरी डेफिनेशन भी ऑब्जेक्ट की है. thus an instance of a class is the another word for an actual object. that means ऑब्जेक्ट को हम क्लास के इंस्टेंस के रूप में भी जाने जाते हैं. इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ ए क्लास भी कहा जाता है. ओके. तो क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ ए सिमिलर फीचर्स. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. whereas an instance is its concrete representation, यानी कि who is going to represent the class? ऑब्जेक्ट. क्लास खुद नहीं जाएगा, उसकी परछाई सब कुछ संभाल लेगी, ऐसा हम माने तो चलेगा. मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि who is going to refer the member of the class object. आप क्लास के ये जावा की सिक्योरिटी की वजह से क्लास के मेंबर को अगर हम चाहे तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते. अगर यूज करना है तो थ्रू ऑब्जेक्ट ही करना पड़ेगा. यानी कि अगर हम बोले तो सिंपल और शॉर्ट लैंग्वेज में बोले तो ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं है, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है और कुछ नहीं है. ठीक है. इन फैक्ट द टर्म्स इंस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली. क्लियर. तो आई थिंक नाउ इज क्लियर, मगर थोड़ा सा डिटेलिंग हम करेंगे ऑब्जेक्ट्स में. और each instance of a class can hold different values for its attributes in variable declared in a class. Such variable are referred to as instance variable. हर इंस्टेंस क्लास मतलब हर ऑब्जेक्ट अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकता है अपने एट्रीब्यूट्स के हिसाब से. ओके. एंड सच वेरिएबल आर रिफर्ड टू एज एन इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल आर क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड स्टे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑब्जेक्ट. इंस्टेंस वेरिएबल कब बनाए जाएंगे? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी इंस्टेंस वेरिएबल को बनाया जाता है, और उसकी लाइफ तब तक है जब तक ऑब्जेक्ट की लाइफ है. वंस द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ओवर देन द यूज ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल इज आल्सो ओवर. ऑब्जेक्ट का काम खत्म तो इंस्टेंस वेरिएबल का काम भी खत्म, क्योंकि वो उसके साथ ही आया था, उसके साथ ही जाएगा. ओके. इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द क्लास डिफाइंस द काइंड ऑफ एट्रीब्यूट. Each instance store its own value for that attribute. यानी कि आप इंस्टेंस का ज्यादा इतना मत घुमाओ. ठीक है. इसमें भले ही लिखा हो, अल्टीमेटली हर कोई एक वेरिएबल की कोई एक वैल्यू होती है. ऑब्जेक्ट भी एक टाइप का वेरिएबल ही है, फर्क इतना है कि वो क्लास टाइप का है तो उसकी भी कुछ वैल्यूज होगी. बस ये याद रखना है आपको. टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट्स बिहेवियर. ऑब्जेक्ट बिहेवियर मतलब मेथड. वी क्रिएट ए मेथड इन जावा. मेथड्स कैन बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास ओनली. क्लास के अंदर ही मेथड बनाई जाएगी. एक बात ध्यान रखना, क्लास के बाहर कुछ नहीं होगा. दिस मेथड कैन बी इन्वोक यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स टू एक्सेस और मॉडिफाई द इंस्टेंस वेरिएबल. यानी कि वो मेथड को कॉल कौन करेगा? ऑब्जेक्ट ही कॉल करेगा. और वो मेथड को कॉल क्यों किया जाएगा? वेरिएबल का यूज करने के लिए, कुछ काम करने के लिए. और मेथड के अंदर हम क्या लिखेंगे? हमको जो काम करना है उसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स लिखेंगे. Okay, such methods are known as
इंस्टेंस मेथड, यानी कि जो मेथड को हम क्लास के अंदर बनाएंगे, जिसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज होगा, उसको हम कहेंगे इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड आर यूज्ड टू डिफाइन ए बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अभी क्लास के मेंबर को ऑब्जेक्ट से कैसे यूज किया जाएगा, हाउ टू यूज द क्लास मेंबर्स थ्रू ऑब्जेक्ट, वो सीखना बहुत जरूरी है और वो मैं आपको सिखा रहा हूं। मगर उससे पहले थोड़े ऑब्जेक्ट को समराइज कर लेते हैं, मेन पॉइंट्स को। ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड विद द न्यू कीवर्ड। द न्यू कीवर्ड रिटर्न्स ए रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट that represents an instance of the class. All instances of class are allocated memory in data structure called heap. यानी कि क्लास के सभी इंस्टेंस जो है वो मेमोरी एलोकेट करते हैं, स्पेशल जगह पे स्टोर होगा और उसको कहते हैं हीप। एंड द लास्ट वन, ईच ऑब्जेक्ट इंस्टेंस हैज इट्स ओन सेट ऑफ डेटा। हर ऑब्जेक्ट का खुद के सेट ऑफ डेटा है, ठीक है। तो थोड़ा समराइज कर लिया। एंड नाउ वी फोकस कि किस तरह से यूज करेंगे ऑब्जेक्ट से क्लास के मेंबर को, किस तरह से यूज करना है। डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बीच में डॉट आएगा, डॉट ऑपरेटर। इंस्टेंस वेरिएबल एंड इंस्टेंस मेथड आर एक्सेस वाया ऑब्जेक्ट्स। दे कैन बी रिफर्ड बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, वेरिएबल और मेथड का नाम। कौन से वेरिएबल और मेथड का नाम? इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड का नाम। ओके, when the instance variable are referred within the methods of the same class, there is no need to use dot operator। ये भी ध्यान रखना है आपको। इंस्टेंस वेरिएबल आर रिफर्ड विद इन द मेथड्स ऑफ द सेम, यानी कि जिस क्लास में मैंने वेरिएबल को बनाया उसी क्लास की मेथड अगर उसका यूज करता है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब एक ही घर के मेंबर है ना। एक घर के मेंबर को बुलाने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव की थोड़ी जरूरत है। अगर आप एक घर में से कोई दूसरे घर के लोगों को बुलाना चाहते हैं तो बीच में कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, राइट। तो यहाँ पर भी यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है कि एक क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनाया उसी क्लास की मेथड अगर वो वेरिएबल का यूज कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा क्लास उसको यूज करना चाहता है तो वो पर्टिकुलर क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थ्रू, यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसका यूज कर पाएगा। क्लियर? एंड नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। ध्यान से देखो, मैंने क्लास बनाया और उस एज पर रूल क्लास का नाम, क्लास कीवर्ड और स्पेस मैंने कोई भी नाम दिया है। यहाँ पे मैंने नाम दिया है रूम। और एज पर द सजेशन बाय द जावा के सजेशन के रूप में द फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लास नेम शुड बी कैपिटल रखना चाहिए, अलग रखने के लिए, बाकी सभी नाम से अलग रखने के लिए ऐसा सजेशन दिया है जावा ने कि अगर कोई क्लास का नाम होगा तो उसमें फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रखना है। नाउ दिस आर द एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, देखो वेरिएबल है ना सब। लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों के तीनों फ्लोट टाइप के हैं और एंड विंडोज जो है वो बाइट टाइप के हैं। डेटा टाइप्स मैंने सिखाया हुआ है आपको। ओके, नाउ दिस इज दिस 1 2 and 3, these 3 are the methods of which class? room। ये तीनों के तीनों रूम क्लास की मेथड हो गई। एक मेथड है सेट एट्रीब्यूट्स, देखो ये मेथड यानी कि फंक्शन। वॉइड सेट एट्रीब्यूट ब्रैकेट में आर्गुमेंट दी हुई है, यानी कि ये उसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। प्लॉट एल, प्लॉट डब्ल्यू, प्लॉट एच, प्लॉट बाइट एन, यानी कि एल डब्ल्यू एच एन, और उसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। दूसरी मेथड है एरिया। वो डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए आगे डबल लिखा है। एरिया मेथड का काम क्या किया है कि जब भी हम उसको बुलाएंगे तब वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जिसने उसको बुलाया है वहां पे उसको आंसर दे देगा। इट रिटर्न्स द आंसर टू द कॉलिंग एरिया। जो उसको कॉल करेगा, ठीक है, उसको क्या देगा एरिया मेथड? जस्ट गिव द मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ एंड विड्थ। एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ डिस्प्ले मेथड? यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को क्या काम दिया गया है? प्रिंट करने का सब कुछ। फर्स्ट लाइन में वो प्रिंट करेगा लेंथ की वैल्यू, सेकंड लाइन में वो प्रिंट करेगा विड्थ की वैल्यू, थर्ड लाइन में वो प्रिंट करेगा हाइट की वैल्यू और फोर्थ लाइन में वो प्रिंट करेगा एंड विंडोज की वैल्यू। तो डिस्प्ले का काम है डिस्प्ले करना, प्रिंट करना। एरिया का काम है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करना और सेट एट्रीब्यूट्स यानी कि सभी के सभी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को डिसाइड करना। ये 3 मेथड बनाई हुई है, कौन से क्लास के अंदर है? रूम क्लास के अंदर है। देखो, अच्छा ये लेंथ मेथड, ये लेंथ वेरिएबल है, ये वेरिएबल यहाँ पे बनाया गया, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ये वेरिएबल का यूज मैं उस सेम क्लास की मेथड के अंदर कर रहा हूं तो वहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी एक ही घर के मेंबर है और वो घर का नाम है रूम। समझ में आया?
तो सेम घर के मतलब सेम क्लास के मेंबर को सेम क्लास में यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अभी गेम शुरू होगी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, इतना समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, दिस इज द लास्ट वन। ओके, आई नो ये थोड़ा सा ट्यूटोरियल बढ़ा जा रहा है मगर समझना जरूरी है सब एक साथ। तो दूसरा क्लास में बना रहा हूँ और दूसरे क्लास का नाम है रूम डेमो, और ये मेरा मेन क्लास होगा। जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगी, ठीक है, तो आपकी फाइल का नाम भी यही क्लास का होना चाहिए, यानी कि मेरी फाइल का नाम भी रूम डेमो डॉट जावा ही होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप जावा का नाम, फाइल का नाम कोई भी नहीं दे सकते। जावा की फाइल का नाम वही होना चाहिए जो क्लास का नाम है, और वो भी वो कौन से क्लास का नाम, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगी। तो यहाँ पे रूम डेमो क्लास के नाम अंदर मेन मेथड है। अभी क्या किया देखो, रूम R1 यानी कि रूम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने R1, रेफरेंस वेरिएबल विद नल वैल्यू बाय डिफॉल्ट। फिर ये डिक्लेयर किया मैंने, और R1 इज इक्वल टू न्यू रूम से वो क्रिएट हुआ। उसी तरह से ये दो लाइन की एक लाइन मुझे करनी हो तो साथ में भी लिख सकता हूं मैं इस तरह से, या तो एक लाइन लिखो इस तरह से रूम R2 इज इक्वल टू न्यू रूम, या तो दो अलग अलग लाइन लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे सिंपल सी एक ही बात है, रूम क्लास के दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, एक R1 और दूसरा R2। क्लियर हो गया। अभी R1 डॉट डिस्प्ले, देखो रूम डेमो जो है वो एक दूसरा क्लास है, या तो हम ये बोले कि दूसरा घर है, उसको कोई दूसरे घर से आदमी को बुलाना है, यानी कि रूम नाम का जो घर है ना उसमें से किसी को बुलाना है तो डायरेक्ट नहीं बुला सकता, उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट डॉट करके बुलाना पड़ेगा। तो R1 डॉट डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले में तो किसकी कॉल होगी, रूम क्लास की कॉल हुई। R2 डॉट डिस्प्ले वो भी किसकी कॉल हुई, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट से बुला रहा है। यानी कि एक घर के दो रिप्रेजेंटेटिव बना दिए, एक का नाम दिया R1 और एक का नाम, दूसरे का नाम दिया R2। दोनों के दोनों जो है वो घर से कोई भी मेंबर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी R1 जो है वो सेट एट्रीब्यूट मेथड को कॉल कर रहा है। सेट एट्रीब्यूट का काम क्या था, लेंथ, हाइट, विड्थ और एंड विंडोज की वैल्यू को सेट करना। तो जब भी वो उसको बुला रहा है तो वैल्यू दे रहा है 18, 12.5, 10 और 2। 18, 12.5, 10 एंड 2 कहाँ जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 18, 12.5, 10 एंड 2, तो 18 जा रहा है L को, 12.5 जा रहा है W और 12 जा रहा है H और लास्ट वैल्यू जा रही है N को। ठीक है, एक वैल्यू L को, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल को, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल को, थर्ड को, फोर्थ को। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो 12.18 जो है वो लेंथ की वैल्यू बनने वाली है, 12.5 वो हाइट बनने वाली है। ठीक है, अपने आप सेट हो रहा है क्योंकि मैंने उसको कॉल करते वक्त स्पेसिफिक वैल्यू दे दी जिसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो R1 ये वैल्यू के साथ सेट कर रहा है और R2 जो है वो अपने तरीके से काम कर रहा है क्योंकि वो भी एक है तो दूसरा ही आदमी, तो वो भी सेट एट्रीब्यूट को कॉल कर रहा है मगर कोई दूसरी वैल्यू के साथ। तो ध्यान रखना, अगर R1 डिस्प्ले को कॉल करता है तो लेंथ की वैल्यू प्रिंट करेगा 18, हाइट की वैल्यू प्रिंट करेगा 12.5, एंड विंडोज को वैल्यू को प्रिंट करेगा 2। मगर अगर R2 डिस्प्ले को कॉल कर रहा है तो लेंथ की वैल्यू प्रिंट करेगा 14, 11 की हाइट की वैल्यू प्रिंट करेगा 11 और एंड विंडोज की वैल्यू प्रिंट करेगा 1, क्योंकि दोनों ने अपने अपने तरीके से काम किया। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो रूम डेमो क्लास जो है वो कुछ प्रिंट कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ रूम विथ लेंथ। आपको पता है कि मैसेज के साथ किसी को भी ज्वाइन करना हो तो बीच में प्लस आता है। तो R1 डॉट लेंथ की वैल्यू, वापस मैं बोल रहा हूँ ये लेंथ वेरिएबल किसका है, रूम क्लास का बना हुआ है, तो रूम डेमो डायरेक्टली उसका यूज नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा R1 डॉट लेंथ, R1 थ्रू या R2 थ्रू ही जाना पड़ेगा। R1 डॉट विथ और R1 डॉट एरिया प्रिंट कर दिया, यानी कि लेंथ की वैल्यू प्रिंट करेगा, विथ की वैल्यू प्रिंट करेगा और दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रिंट कर देगा। उसी तरह से R2, क्योंकि R1 R2 ने अलग अलग वैल्यू सेट की हुई है तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो R2 डॉट लेंथ यानी कि 14, 11 और 40 मल्टीप्लाई बाई 11 ऐसा आंसर आएगा। सो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि एक घर के से दूसरे घर के मेंबर को बुलाना हो तो बीच में कोई रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ेगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव और कुछ नहीं है, हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो है। ओके, तो बी विथ मी, सेल्फ टेस्ट देना मत भूलना। ये ट्यूटोरियल के सेल्फ टेस्ट तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको सिखाया इसमें, मैं तो है तो मेन तो दो ही थे मगर कंसेप्ट काफी सारे थे तो सेल्फ टेस्ट तो बनती है। ओके, तो चेक दिस ट्यूटोरियल प्रॉपरली एंड गिव ए सेल्फ टेस्ट। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक योर वर्क। इसका प्रैक्टिकल मैं बाद में दूंगा। हाँ, ये प्रोग्राम पूरा राइट है,
अगर आप चाहे तो मैंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें ये पूरा प्रोग्राम टाइप करके रिजल्ट चेक कर सकते हो। डोंट मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक, बी केयरफुल। ये जो डबल स्लैश से जो किया हुआ है ना, वो लाइन नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ये सब क्या है, कमेंट है। मैंने आपको कमेंट्स भी सिखाई हुई जावा में। इट्स जस्ट फॉर अस, नॉट फॉर जावा। ये लाइन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। प्रैक्टिकल करो तो वेल एंड गुड, अगर करते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे सबमिट जरूर करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।